रूस यूक्रेन @365 365 दिन यानी पूरे एक साल हो चुके हैं, लेकिन रूस और यूक्रेन का ये युद्ध रुकने को तैयार नहीं हो रहा है। रूस है जो मानने को तैयार नहीं, यूक्रेन है जो झुकने को तैयार नहीं। और ऐसे में वर्ल्ड लेवल पर सिर्फ एक चर्चा हो रही है कि आखिर ये युद्ध कहां जाकर रुकेगा। नमस्कार, आपके साथ मैं लावनी विनीत हूं और बहुत विशेष प्रस्तुति के साथ एक बार फिर आपके बीच आ चुकी हूं। रूस और यूक्रेन युद्ध को पूरे एक साल हो रहे हैं। 22 फरवरी को जब सब कुछ ठीक ठाक था, किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि ठीक 2 दिन के बाद परिस्थिति ऐसी हो जाएगी कि पूरी की पूरी दुनिया ही बदलने वाली है। वर्ल्ड पावर ही इस पर चर्चा शुरू हो जाएगी कि वर्ल्ड पावर ही बदलने वाला है। चर्चा शुरू हो जाएगी कि ग्लोबल जो इकोनॉमी है उस पर कितना बड़ा संकट गहराने वाला है। ये सब कुछ किसी ने कल्पना नहीं की थी, लेकिन जैसे ही 24 फरवरी 2022 आया, रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। रूस ने इस हमले को अपना राष्ट्रवाद करार दिया, लेकिन यूक्रेन को पश्चिमी देशों ने अपना बाजार समझकर इस युद्ध की अग्नि में लगातार घी डालने का काम किया और आज भी वही परिस्थिति है। इस वजह से ही रूस और यूक्रेन के युद्ध पर हम और आप आज भी 365 दिन के बाद भी चर्चा कर रहे हैं कि ये युद्ध कब रुकेगा, कैसे रुकेगा। हालांकि इन एक सालों में, 12 महीनों में, 365 दिनों में एक परिस्थिति ऐसी जरूर बनने लगी है कि इस युद्ध को अगर कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारा आपका देश भारत है। भारत ने जिस तरीके से वैश्विक स्तर पर अपनी चमक और अपनी धमक बिखेरी है, अपनी धमक को दिखाया है, उससे दुनिया भर के देश ये कह रहे हैं कि अगर इस युद्ध को कोई रोक सकता है तो वो भारत है। और इस वर्ष तो भारत के पास बड़ा मौका है क्योंकि G20 की होस्टिंग भारत कर रहा है। लेकिन ये सब कुछ कैसे संभव हो पाएगा? ये संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि इस बार आज के दिन पर आपको याद होगा कि रूस ने कहा था कि वो बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, लेकिन बीते 24 घंटों से लगातार जो खबरें आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि इस बार रूस नहीं बल्कि यूक्रेन डिफेंसिव नहीं ऑफेंसिव हो रहा है। दिन भर से जो खबरें आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि यूक्रेन ने ये तय कर लिया है कि इस युद्ध को वो जीत कर रहेगा। लेकिन क्या ऐसा संभव है? ये भी प्रश्न आज होगा। आज की चर्चा में हमारे साथ कुछ ही देर में आज के अतिथि जुड़ेंगे, पैनलिस्ट जुड़ेंगे, उनसे आपका परिचय कराऊंगी। लेकिन सबसे पहले आइए आज की टीजर रिपोर्ट देख लीजिए जो ये बता रही है कि इन 365 दिनों में क्या कुछ बदला और क्या कुछ नहीं बदला रूस और यूक्रेन के इस महायुद्ध में। 24 फरवरी 2022 यही वो तारीख है जब खबरिया चैनलों पर तैरने लगी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तस्वीरों के साथ टैंक और मिसाइलों की तस्वीरें। टीवी की लाल नीली पट्टियों पर चलने लगी खबरें कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, जिसके बाद शुरू हुई यूक्रेन रूस के भविष्य की अटकलें। दुनिया भर के कई एक्सपर्ट्स ने ये दावा किया कि रूस की बड़ी सेना के सामने यूक्रेन बहुत जल्द ही घुटने टेक देगा। लेकिन आज रूस यूक्रेन युद्ध को शुरू हुए पूरे एक साल हो चुके हैं। बावजूद इसके न तो रूस युद्ध जीत पाया और न ही यूक्रेन ने हार मानी। खंडहरों में तब्दील हुई इमारतें बर्बादी और बेबसी की साक्षी बन रही हैं। लेकिन मिसाइलों और गरजते टैंकों के बीच कोई उनका पुरसा हाल नहीं ले रहा। जिधर नजर जाती है उधर ही बर्बादी की तस्वीर नजर आने लगती है। यूक्रेन की धरती पर मिसाइलों की ताबड़तोड़ बरसात अब भी हो रही है। माना जा रहा है कि दोनों देशों में हताहतों की संख्या लगभग 3 लाख तक पहुंच चुकी है, या ये संख्या इससे ज्यादा भी हो सकती है। युद्ध ने सिर्फ रूस और यूक्रेन को ही नहीं तबाह किया, बल्कि इसकी जद में पूरा विश्व आ गया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर युद्ध की बर्बादी कब थमेगी?
और सवाल ये भी कि जब रूस और यूक्रेन की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं है तो पुतिन युद्ध को जीत क्यों नहीं पा रहे? तो इसका जवाब पॉलिटिकल पंडित दे रहे हैं कि असल में रूस जंग जीतना ही नहीं चाह रहा, क्योंकि रूस ने अभी तक यूक्रेन के खिलाफ अपनी वायुसेना, थल सेना या नौसेना की पूरी ताकत का इस्तेमाल ही नहीं किया। रूस के पास खतरनाक मिसाइलों का जखीरा है जो सेकंड्स में युद्ध को खत्म कर सकता है। और दूसरी ओर वो पश्चिम देश जो यूक्रेन में अपने हथियारों का बड़ा बाजार देख रहे हैं, वो भी नहीं चाहते कि युद्ध जल्द रुके। ऐसे में अब देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है कि युद्ध की इस बर्बादी को दुनिया कब तक देखेगी, या फिर भारत इस युद्ध को रोकने के लिए एक प्रणेता बनकर उभरेगा। हेमंत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो जिस तरीके की परिस्थिति बन रही है वो परिस्थिति बता रही है कि दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। लेकिन रूस ने एक बात तो साफ साफ कर दी है कि पश्चिमी देश चाहे जितना भी मदद कर लें यूक्रेन को, अमेरिका चाहे जितनी भी मदद कर ले यूक्रेन को, लेकिन रशिया इस वेस्टर्न पॉलिसी के आगे प्रेशराइज्ड नहीं होने वाला है। रशिया बार बार ये कह रहा है कि वो अपने राष्ट्रवाद के लिए ये जंग लड़ रहा है और राष्ट्रवाद ही जीतता है। ये मैसेज दिया जा रहा है। यूक्रेन अपनी तरफ से राष्ट्रवाद को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यूक्रेन क्या ये नहीं समझ पा रहा है कि दरअसल जिस राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं उसमें दरअसल पश्चिमी देशों को अपना एक बड़ा बाजार भी नजर आ रहा है। ये तमाम जो लूप्स हैं कैसे इस युद्ध को और ज्यादा घातक बना सकते हैं, आइए इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं आज के पैनलिस्ट से। अब आपका परिचय कराती हूं, स्वागत करती हूं, स्क्रीन पर लेकर आइए। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर जनरल एसके सिंह सर। जय हिंद सर, बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ इस वक्त आप देख पा रहे हैं जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हैं कमर आगा साहब जुड़ चुके हैं। कमर साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ देश के जाने माने अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, आकाश जिंदल जी भी हमारे साथ इस पैनल का हिस्सा है। आकाश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। एसके सिंह सर, आपके साथ शुरुआत करती हूं क्योंकि एक साल हो चुका है और मुझे याद है कि इन 365 दिनों में कम से कम 250 एपिसोड्स तो मैंने खुद अपने इस कार्यक्रम में किए और बाकी के भी जो मेरे दो पैनलिस्ट हैं वो हमारे साथ जुड़ते रहे हैं। लेकिन ये 365 दिन बहुत कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है। लगातार बीते 48 घंटों में एक ब्रेकिंग न्यूज सबके बीच में थी कि रूस ने यह कहा है कि 24 फरवरी 2023 को यानी आज के दिन एक ऐसा हमला यूक्रेन पर होगा जिसे यूक्रेन कभी भुला नहीं पाएगा। लेकिन बीते 24 घंटों में जितनी भी ब्रेकिंग न्यूज आ रही हैं उसमें यह नजर आ रहा है कि आज के दिन रशिया डिफेंसिव मोड में आ चुका है, यूक्रेन ऑफेंसिव है, लगातार अटैक्स की खबरें आ रही हैं। आप इन 365 डेज को कैसे देखते हैं एसके सिंह सर? देखिए, अगर पूरे 365 डेज को अगर देखा जाए, इसमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो उभर कर आती हैं। सबसे पहले तो देखिए, जहां तक रशिया का सेल्फ कॉन्फिडेंस था कि इतनी पावरफुल आर्मी होने के बावजूद भी जो है यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर पाए, और ओवर कॉन्फिडेंस भी था क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से अपनी फौजों का इस्तेमाल किया, अपनी वेपन्स का इस्तेमाल किया, वो जो है सही नहीं था। कि उन्होंने सोचा था कि शायद कीव जो है विद इन 4-5 दिन में गिर जाएगा और पूरा यूक्रेन पर कब्जा कर लेंगे। ऐसा नहीं हुआ और उनको वहां से विड्रॉ भी करना पड़ा। और उसके बाद उन्होंने जो है अपने जो मेन इलाका था डॉनबास का इलाका, जिसपे पहले से भी आतंकवाद उन्होंने वहां पे चला रखी थी, तो वहां पे उस पर कब्जा करने के लिए पूरा किया, जो कि अब उन्होंने हासिल कर लिया है। लेकिन अब समस्या ये आ रही है कि रूस इस पे युद्ध को समाप्त करना चाहता है, लेकिन अब रास्ते नहीं निकल रहे कि किस तरीके से समाप्त किया जाए। अमेरिका का इसमें सबसे ज्यादा फायदा हुआ है क्योंकि अमेरिका और नेटो फोर्सेस ने जिस तरीके से हथियारों की जो मदद करी है यूक्रेन की, तो उसमें देखिए कहीं ना कहीं इनका आर्म्स जो डीलर्स हैं, हथियारों का व्यापार, वो बहुत बड़ा है क्योंकि अमेरिका की तकरीबन 25% इकोनॉमी जो है वो आर्म्स के सेल्स के थ्रू आती है। वो इन्होंने पूरी सहायता करी। तो जब अगर अमेरिका चाहेगा उस दिन ये युद्ध समाप्त हो जाएगा। बाकी भारत पर खैर भरोसा किया जा रहा है, भारत तो खैर दोनों का ही दोस्त है और कर भी सकते हैं और पहले अटेम्प्ट किए भी हैं। तो अब अगर देखें 365 दिन के बाद जो भी हालात हैं अभी, दोनों तरफ से जो है आक्रामक युद्ध की तैयारी है।
लेकिन मुझे विचार में अब ये युद्ध और लंबा खींचेगा, इतनी जल्दी समाप्त युद्ध नहीं होने लंबा वाला जब खींचेगा, तक कि कोई ये परिस्थिति बता रही है। लेकिन कमर आगा साहब, एक बात जो एसके सिंह सर कह रहे हैं कि रशिया ओवर कॉन्फिडेंट था, और ओवर कॉन्फिडेंस में उसको ये पता नहीं था, क्योंकि उसने कहा था कि ये 1 हफ्ते के अंदर ही रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन 1 साल हो गया। इसके थोड़ा सा इतर मेरा प्रश्न होगा कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि रशिया ने सबक ले लिया, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखनी होगी कि रशिया ने अगर सबक ले लिया है तो भी वो युद्ध रोकने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसके यहाँ भी लगातार आर्म्स एंड एम्यूनिशंस का प्रोडक्शन जारी है। जबकि इसके उलट यूक्रेन की अगर डिपेंडेंसी देखें तो वेस्टर्न कंट्रीज पर है। जितना 1 साल में वेस्टर्न कंट्रीज प्रोडक्शन करती हैं, 1 महीने में उस प्रोडक्शन को वो समाप्त कर दे रहे हैं, एंड दे आर आस्किंग फॉर मोर हेल्प। और अभी कुछ दिन पहले ही, ज़्यादा नहीं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप लोग मुझे करेक्ट कर सकते हैं, 48 आवर्स बिफोर हमने सुना कि बहुत सारे ऐसे वेस्टर्न कंट्रीज हैं जो ये कह रहे हैं पेपर्स पे तो दे आर रेडी कि हाँ हम एम्यूनिशन देने को तैयार है, बट उनके यहाँ प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि रशिया को हल्के में लेने की कोशिश की गई वेस्टर्न जो देश हैं उनकी तरफ से? कमर आगा साहब, रशिया की स्ट्रैटेजी अपनी दूसरी तरीके से चल रही है। देखिए, आपने कई चीजें स्वयं बताई हैं, और ये युद्ध जो है अनएंडिंग है, ये खत्म होने वाला युद्ध नहीं है। रशिया के अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं। रशिया की जो आपने अभी बात की थी कि शांति हो, किस तरीके से सीज फायर हो या युद्ध खत्म हो, तो रशिया बहुत दिनों से ये बात शुरू से कह रहा है कि वो चाहता है कि अमेरिकन और नाटो जो है, खास तौर से नाटो फोर्सेस जो है वो ईस्टर्न यूरोप में ज़्यादा हस्तक्षेप न करें, अपना डिप्लॉयमेंट न करें। दूसरा उसकी डिमांड ये है थी, पहले युद्ध से पहले ही थी, वो ये थी कि यूक्रेन जो है वो नाटो का सदस्य नहीं बनना चाहिए, इसी के बिल्कुल उसका बॉर्डर वहाँ से मिलता है और दूसरे देशों के भी बॉर्डर उससे मिलते हैं या बहुत करीब हैं। और अगर नाटो का मेंबर बनता है यूक्रेन या ईस्टर्न यूरोप में, तो फिर उसके बाद हम वेस्टर्न नेशंस के वहाँ पे आर्म्स डिप्लॉयमेंट होंगे, मिसाइल्स और न्यूक्लियर मिसाइल्स वगैरह डिप्लॉय हो सकते हैं। रशिया के लिए एक बड़ा खतरा है अमेरिकन। और दूसरी तरफ ये है कि वो उनकी जो नीति है वो बेसिकली वही है जो अफगानिस्तान में थी या इराक में थी, कि रिजीम चेंज इसलिए होना चाहिए कि रशिया एक बहुत बड़ा थ्रेट वो देखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि रशिया जो है उसके पास दोबारा से वो खड़ा हो गया है, उसके पास बहुत सोफिस्टिकेटेड वेपन्स भी हैं, उसके पास नई टेक्नोलॉजीज जो उसने डिफेंस सेक्टर में और दूसरे सेक्टर में ली हैं, जो यूरोपियन मार्केट और अमेरिकन मार्केट को थ्रेट करती हैं। रशिया का सामान सस्ता होता है, और दूसरी बात यह है कि रशिया का सामान बहुत स्ट्रांग भी होता है और स्पेयर पार्ट्स भी सस्ते होते हैं। तो इस वजह से उनको मार्केट में अब रशिया फार्मास्यूटिकल में भी, और फिर उसके अलावा सेक्टर में, उसके अलावा ऑटोमोबाइल, सिविल एविएशन, इस तरह के बहुत से सेक्टर्स में जो सिविलियन रेंज के हैं उसमें भी इंटर कर गया है। दूसरी बात यह है कि उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि भाई रशिया को हम किसी सूरत से बर्दाश्त नहीं करेंगे, पुतिन हैज टू गो, पुतिन को जाना ही पड़ेगा। और वहां पे अमेरिकन, यूरोपियन ये चाहते हैं कि यानी एक जो बदलता वर्ल्ड पावर था वो एक सेकेंड वहां पे वो चाहते हैं कि प्रो अमेरिकन, प्रो वेस्टर्न गवर्नमेंट का गठन, क्योंकि रशिया के अंदर बेपनाह नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ऑयल, गैस, मेटल्स, एग्रीकल्चर बड़ा सेंटर है। अगर वहां पे उनकी प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट होती है तो उसके ऊपर उनकी कंपनीज भी वहां पे निवेश कर सकेंगी। ये दोनों लक्ष्य बहुत मुश्किल है पूरा होना, तो इसलिए ये जंग जो है, जैसा कि अभी कहा आपने, कि ये जंग आगे चलती रहेगी जब तक कि कोई मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस अगर आ जाता है यूरोप अमेरिका में तो शायद ये रुक जाए, अदरवाइज ये जंग चलती रहेगी। मेजर इकोनॉमिक चेंजेस की अगर हम बात करते हैं, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अपने अपने इंटरेस्ट तो हैं, और एक तरीके से आकाश साहब की वर्ल्ड पावर एक तरीके से जो पॉइंट्स थे वो बदलने की कोशिश हो रही है। रशिया जिस पोजीशन में पहले था, जब हम सोवियत रूस की बात करते हैं, कुछ वैसे ही परिस्थिति बनाने की कोशिश हो रही है। हालांकि वो पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे लोग कहते हैं हाइपोथेटिकल है, बट जिस तरीके का 1 साल में सिनेरियो हुआ है, एनीथिंग कैन पॉसिबल, अब ये कहना चाहिए। फिर भी एक जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वर्ल्ड इकोनॉमी की हम बात करते हैं। इस पूरे युद्ध में यूक्रेन को लॉस हुआ, सबने देखा, रशिया को लॉस हो रहा है, सब बात कर रहे हैं, लेकिन यूक्रेन और रशिया के साथ साथ पूरा देश लॉस में भी गया है।
इकोनॉमी पर किस तरीके से इस युद्ध ने बहुत बड़ा असर दिखाया है, इसे लेकर आप इन 365 दिनों में क्या आकलन कर पाए? बहुत बढ़िया लावनी, आई एम सो हैप्पी दैट यू हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन. So, and I think this is my 6th TV show since morning on this anniversary. This is the best question somebody has asked me. सबसे बड़ी बात यही है कि ग्लोबल इकोनॉमी को कितना बड़ा लॉस हुआ है. देखिए, बिल्कुल सब लोग अंदाजा लगा रहे हैं रशिया को क्या नुकसान हुआ है, यूक्रेन को क्या नुकसान हुआ है, लेकिन उसके बाद जो सफर रही है ग्लोबल इकोनॉमी है. आज मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशमित्र.in का क्लियरली मानना है ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन में है, और उसका मैं डेटा देता हूं. यूएस वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी, रोल मॉडल इकोनॉमी, लास्ट ईयर रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से 2 क्वार्टर जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में रही. चाइना वर्ल्ड की लास्ट ईयर 1 क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ रही नियरली 0.4%. उसके बाद आ जाइए 4th लार्जेस्ट एंड 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी जर्मनी और यूके. 2023 में दोनों से नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ की उम्मीद है. अमेरिका में इन्फ्लेशन इतनी हो गई कि बार बार वहां के सेंट्रल बैंक यानी फेड को रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ा, और अब भी अंदेशा है कि फर्दर उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ेगा. और रेट ऑफ इंटरेस्ट ना सिर्फ अमेरिकन इकोनॉमी बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी को इंपैक्ट कर रहा है, बिकॉज अमेरिका वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है. पूरा दुनिया जो है रिसेशन में. यहाँ इस ग्लोबल रिसेशन के बीच में एक देश है जो बिल्कुल सही चल रहा है, जिसके पास एक ऐसा कैप्टन है जिनका नाम है नरेंद्र मोदी साहब, जिन्होंने बिल्कुल सही आपने कहा, जिन्होंने जो है हमारे देश के परचम को लहराया हुआ है. और आज मैं प्राउडली कह सकता हूं वी आर एग्जिबिटिंग 7% जीडीपी ग्रोथ. और ये मैं आकाशमित्र या आकाशमित्र.in नहीं, ग्लोबल एजेंसीज कह रहे हैं कि हिंदुस्तान अकेली ऐसी इकोनॉमी है, जब रशिया यूक्रेन वॉर ने सारी दुनिया की इकोनॉमी को झकझोर कर दिया, हिंदुस्तान की इकोनॉमी सही सस्टेनेबल रही. बिल्कुल, क्योंकि ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आप इकोनॉमिकली भी स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं, मल्टी प्रोंग एक्शंस कैसे लेते हैं, उसका एक बड़ा रिजल्ट सामने आता है. और भारत के परिप्रेक्ष्य में वो रिजल्ट सामने आ रहा है, जैसे कि आकाश जी आप बता भी रहे हैं. लेकिन इन सबके बीच सवाल जिस तरीके से घूम के एस के सिंह साहब आपके पास है, उनसे पहले मैं चाहूंगी एक तस्वीरें अब अपने दर्शकों को भी और हमारा पैनलिस्ट भी अब इन तस्वीरों को जरा देखें. एक मैप आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं कि जब यह युद्ध नहीं हुआ था, यानी सीधे सीधे 24 फरवरी 2022 के पहले क्या स्थिति थी. एक बार जरा जल्दी से वो मैप जरा स्क्रीन पर लेकर आइए कि स्थिति कैसे बदली. एक जो कि जहां पर बहुत शांति थी, जहां पर ये उम्मीद नहीं हो रही थी कि 24 फरवरी को अचानक से एक युद्ध होगा 2022 में. लेकिन सबसे पहले अर्थव्यवस्था की हम बात कर रहे थे, अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई तो तस्वीरें हैं, लेकिन हम उस मैप की बात कर रहे हैं जिसमें हम देखते हैं कि परिस्थिति अलग बदलती गई. वो इलाके जो यूक्रेन के हुआ करते थे एक खास तारीख के बाद रशिया के होने लगे. देखिए, युद्ध से ठीक एक दिन पहले यानी 23 फरवरी 2022 की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर कीव, खार्किव, लुहेंस्क और डोनेट्स्क ये वो सबसे बड़े इलाके हैं जहां पर युद्ध से एक दिन पहले यूक्रेन का हिस्सा ये थे. और खार्किव जिसे कहा जाता है वो पहले उसकी राजधानी थी, अब कीव है. लेकिन यहां पर ठीक एक दिन के बाद यानी युद्ध से एक दिन पहले की परिस्थिति आप देख रहे हैं कि यहां पर यूक्रेन के कब्जे में ये इलाके हैं. लेकिन ठीक 24 फरवरी 2022, अब जरा वो लेकर आइए, 24 फरवरी 2022 की अब तस्वीरें आपको दिखाते हैं. जब ये देखिए 24 फरवरी को आक्रमण होता है और फिर उसके बाद युद्ध के ठीक एक महीने के बाद ये जो पीला पूरा आप देख रहे हैं इलाका, येलो से जो पूरा इलाका है, इस पर रूस का कब्जा हो जाता है. युद्ध के एक महीने के बाद जिस ऑफेंसिव मोड में रशिया था, यूक्रेन लगातार मुंह खा रहा था, लगातार यूक्रेन में तबाही की तस्वीरें सामने आ रही थी. खार्किव हो, लुहेंस्क, डोनेट्स्क, हर जगह रूस ने कब्जा कर लिया था. एक महीने बाद की तस्वीर है, लेकिन अब एक साल बाद की परिस्थिति भी आपको दिखाते हैं. युद्ध के पूरे एक साल यानी 365 दिनों के बाद अब इन्हीं इलाकों में से जो आप येलो पार्ट देख रहे हैं, बहुत से ऐसे पार्ट हैं जहां पर यूक्रेन ने एक बार फिर से अपना कब्जा कर लिया है, क्योंकि
इन 1 सालों में यूक्रेन को लगातार पश्चिमी देशों से मदद मिलती रही। वो यूक्रेन जो पहले डिफेंसिव मोड में था अब ऑफेंसिव मोड में नजर आ रहा है। तो एक मैप के जरिए हमने परिस्थिति को समझाने की कोशिश की। मैं आप लोगों के साथ इस चर्चा को जारी रखूंगी। ये जो मैप बदला, मतलब बहुत आसानी से इस मैप से समझा जा सकता था कि कैसे कैसे परिस्थितियां बदली, लेकिन इन परिस्थितियों में अब भी जिस वर्ल्ड ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं उस वर्ल्ड ऑर्डर में और क्या कुछ बदल रहा है। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले एक खबर आई है कि ईयू के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया गया है। हंगरी ने सीधे सीधे कहा है कि दरअसल ईयू जिम्मेदार है इस युद्ध को लंबा खींचने के लिए। यानी क्या जो देश अब तक यूक्रेन को मदद दे रहे थे उनका भी पेशेंस अब टूट रहा है। ऐसा हो रहा है तो क्या ये युद्ध रुक सकता है? क्या युद्ध रुकने की तारीख आ सकती है जल्दी? तो रूस यूक्रेन वॉर को 365 दिन हो चुके हैं, युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बहुत सारी परिस्थितियां बदल चुकी हैं और उन्हीं परिस्थितियों पर हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ तीनों अतिथि इस वक्त जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से पैनलिस्ट के पास चलते हैं और एसके सर आपके पास आते हुए, देखिए जैसा मैंने ब्रेक से पहले कहा था कि अब धीरे धीरे पेशेंस भी टूट रहा है। वो वेस्टर्न कंट्रीज जो अभी तक यूक्रेन का साथ दे रही थी, हालांकि कहा जा रहा है कि यूक्रेन को एक बैकअप सपोर्ट लगातार मिलता रहेगा, लेकिन अभी जिस तरीके से हंगरी ने स्टेटमेंट दिया कि ईयू कहीं ना कहीं से इस युद्ध को लंबा खींचना चाहता है, वो रेस्टलेसनेस अब धीरे धीरे दिखाई देने लगी है। पोलैंड भी अब कहीं ना कहीं से अपने आप को बहुत थका हुआ सा, हारा हुआ सा महसूस कर रहा है, क्योंकि वहां पर लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। तो क्या आपको लगता है कि ये जो रेस्टलेसनेस है वो कहीं ना कहीं से इस युद्ध को धीरे धीरे इसके जो तीक्ष्णता है उसे कम करने की दिशा में एक पॉइंट के रूप में काम कर सकता है? एसके सिंह सर। हाँ, नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं लावनी जी। देखिए, ये समझना जरूरी है कि अमेरिका का जो रोल है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अमेरिका का आर्म्स बिजनेस वो एक अलग चीज है और उनके ऊपर प्रेशर जो है अब बनाया जा रहा है। जो यूरोपियन देश हैं, जैसे कि आपने भी बतलाया इस चीज को और आकाश जी ने भी समझाया है कि अब जो है हालत ये होगी कि उनके पास वेपन्स में इन्वेंट्री में नहीं है, अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स जो हैं उसको जो है मतलब सप्लाई की हालत हो गई है। तो वो प्रोडक्शन उनका कम है, अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व से इनको देना पड़ रहा है। आफ्टर ऑल ये कब तक चलेगा? तो ये फूट एक तरीके से कहीं ना कहीं नेटो देशों में आई है और इससे प्रेशर जरूर बनेगा यूएस के ऊपर। और मैं मानता हूं कि जिस दिन जी समाप्त हो सकता है, सब कुछ पूरी स्ट्रिंग जो है कंट्रोल कर रहा है अमेरिका जिस दिन बोल देगा जेलेंस्की को कि भाई ये युद्ध समाप्त करिए और आप बात करिए रशिया के साथ, तो तुरंत बातें शुरू हो जाएंगी। क्योंकि देखिए, एक चीज और भी समझने की जरूरत है, इस युद्ध 1 साल के युद्ध के बाद कौन हारा और कौन जीता। आज को अगर इस चीज को भी अगर आप एनालाइज करें तो देखिए, जहां तक जीतने का सवाल है, मैं तो समझता हूं कि अमेरिका की जीत जो है सबसे ज्यादा हुई है बिना ट्रूप्स ऑन ग्राउंड किए। उनके आर्म्स सेल, उनकी जो पुरानी इन्वेंट्री है वेपन की, वो सब निकल गई है। नई इन्वेंट्री से अपने आप को जो है लेस कर रहे हैं और जो आर्म्स बिजनेस है वो अलग है। रशिया जितनी भी टेरिटरी वो ले पाया है वो भी उस तरीके से एक तरीके से जीत है। और जेलेंस्की की ईगो जो सबसे ज्यादा है, जो किले डूबी है जेलेंस्की को, वो उनकी जीत हुई है अभी तक, ये कह लीजिए। और इंडिया एक नई ताकत उभर कर आया है, जिस तरीके का रोल भारत ने जो दिखाया है एक, उसकी भी मैं समझता हूं कहीं ना कहीं जीत हुई है। जहां तक हारने का सवाल है, यूक्रेन ने तो हारा ही है, सबसे ज्यादा वहां की जनता सफर कर रही है। रशिया ने हारा है क्योंकि जो उनका इनिशियल एम था कि नेटो ना ज्वाइन करे यूक्रेन के, नहीं तो उनके फोर्सेज यूक्रेन में आके डिप्लॉय करेंगे, वो तो हो नहीं पाया। अब युद्ध के बाद देखिएगा नेटो के फोर्सेज यूक्रेन ज्वाइन करेगी, फोर्सेज फिर आके डिप्लॉय करेंगे। यूरोपियन यूनियन की जो है हार हुई है इसमें, क्योंकि उनकी जो इकोनॉमी है, जैसा कि आकाश जी ने भी समझाया, वो भी देखिए काफी डाउन हुई है। बहुत डाउन। पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया जो है इससे परेशान हुई है, उनकी इकोनॉमी जो है डाउन हुई है। तो ये बहुत लोग विनिंग एंड लूजिंग, और ये युद्ध का अभी कोई अंत नहीं नजर आ रहा मुझे। तो आने वाले सालों में इन्हीं लोगों को ज्यादा नहीं आ रहा है और निश्चित रूप से कुछ ने जीता है, कुछ ने हारा है, लेकिन सेलेक्टिव रूप से अगर देखते हैं, सेलेक्टिव रूप से कमर आगा साहब, यहाँ पर अगर हम इंडिया के प्रोस्पेक्ट में देखते हैं, और फिर मैं आकाश जी आपके पास आती हूँ, इंडिया के प्रोस्पेक्ट में अगर देखते हैं तो खास तौर से क्या एक तरफ तो ये है कि वर्ल्ड पावर में एक उभरता हुआ, अगर कहा जाए कि सबकी अगर नजर किसी की तरफ है तो वो हमारा देश भारत है। इसके अलावा क्या इस युद्ध
से हमने बहुत कुछ सीखने के लिए क्या हमको बेस मिला, जैसे कि रशिया की बात अभी एसके सर कर रहे थे, तो ये भी देखा गया कि रशिया में कई ऐसे अब आर्म्स एंड एम्यूनिशंस को देखा गया जो सही समय पर काम नहीं कर पाए। तो यहाँ पर एक चर्चा शुरू हो गई कि भाई हम तो वहाँ से जो हम हथियार लेते हैं हमें उसकी स्क्रूटनी भी करनी होगी, क्योंकि कभी ऐसा नहीं हो कि हमें जब जरूरत हो वो उस टाइम पर काम नहीं करे। तो ऐसी चर्चाएं भी शुरू हुई। तो क्या इस युद्ध से भारत के लिए भी बहुत सारी नजीर, बहुत सारी सबक सीखने को मिला है, जिसे कहना चाहिए कि हमारे लिए ये बहुत अच्छा है? देखिए, कई चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि रशिया ने अभी तक अपने जो नए वेपन्स हैं उनको इस्तेमाल नहीं किया, अगर किया है भी तो बहुत कम। ज्यादातर उसके जो वेपन्स थे वो सोवियत एरा के टाइम के थे, बहुत पुराने थे, उनके स्टॉक में थे, उनको वो यूज करके खत्म करने की कोशिश कर रहा था, लगातार उनका इस्तेमाल हो रहा था। दूसरी तरफ ये था कि उसने काफी लंबी बैटल अभी भी वो ईरानियन ड्रोन से लड़ रहे हैं। ईरानियन ड्रोन दुनिया के सबसे सस्ते ड्रोन है, शहीद ड्रोन, जो कि वहां पे काफी कामयाब हैं। और ये ड्रोन मोपेड के इंजन तक से तो बनते हैं, इस्तेमाल किए जो चल रहे हैं। और कास्ट इफेक्टिवनेस भी थी। उसने ये देखा कि अगर हम बहुत सोफिस्टिकेटेड वेपन यूज करते हैं तो उसकी कॉस्ट बहुत आ जाएगी। दूसरी बात ये थी कि उनको इस बात का भी डर था कि अगर वॉर फैलती है रीजन में तो उस समय के लिए उनके पास वेपन होने चाहिए, सोफिस्टिकेटेड वेपन जो बहुत अच्छे हैं, और वो उन्हीं ने अपने में रिजर्व कर रखे हैं। बीच बीच में कभी कभी उनका इस्तेमाल वो करने की कोशिश करते हैं। कुछ कह रहे हैं आप? नहीं, मैं आप ही की बात को मैं सहमत हूं आपकी बात से कि पूरी तरह से कि ये बहुत सारी चीजें हुई हैं, लेकिन इन सब के बीच अब इतना जरूर है आकाश साहब आपके लिए, क्योंकि एसके सर ने जो स्टेटमेंट दिया, जो खमरागा सर ने स्टेटमेंट दिया, उससे एक बात तो नजर में आती है साफ साफ कि इस युद्ध में अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमी में एक चीज देख रहे हैं तो एक परिस्थिति ये भी बन रही है कि महंगाई लगातार बढ़ी है। मैंने पोलैंड का जिक्र किया था एंड ऑल ऑफ सडन मुझे एक किस्सा इस बीच में याद आया कि पोलैंड में जो लोग रेंटेड हैं, जो पहले जो उनका रेंट था वो 2 गुना 3 गुना बढ़ गया, क्योंकि पोलैंड की स्थिति इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है। पोलैंड यूक्रेन की सीमा से मिला हुआ है और इसीलिए अब वो भी रेस्टलेसनेस की स्थिति में आ चुका है। वो चाहता है कि किसी तरीके से इस युद्ध का समाप्त हो। तो क्या आपको लगता है कि ये जो, जैसे मैंने कहा कि एक रेस्टलेसनेस हो रही है, वो इस युद्ध को रोक सकती है? तो क्या पोलैंड को एग्जाम्पल मानते हुए अदर कंट्रीज भी इस दिशा में आगे बढ़ने को सोच सकती है? मैं इसका आंसर आपसे लूंगी, बट मुझे बार बार एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है सर। आई विल कम बैक टू यू। तो रूस यूक्रेन युद्ध को 365 दिन हो चुके हैं, क्या बदला है, क्या बदल सकता है, इस पर चर्चा जारी है। सीधे ब्रेक से पहले मैंने सवाल आकाश जिंदल साहब आपसे किया था और मुझे एक सीधा सीधा सवाल था, रेस्टलेसनेस पे बात हो रही थी कि जो दूसरी कंट्रीज हैं अब जो यूक्रेन का साथ दे रही थी, खासतौर से EU से जुड़ी हुई जो कंट्रीज हैं, वो अब नहीं चाहती हैं कि कुछ आगे बढ़े, क्योंकि पोलैंड का मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया कि वहां पर भी महंगाई कैसे बढ़ती जा रही है। तो क्या आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं से काम कर जाएगा, ये जो रेस्टलेसनेस है? रेस्टलेसनेस बिल्कुल है, घबराहट बिल्कुल है। सबसे पहले तो इस युद्ध के ड्यूरिंग भी हमारी इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रही है, 7% की GDP ग्रोथ। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की विजनरी गाइडेंस रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को मैं सैल्यूट करता हूं कि इन्होंने हमारी इकोनॉमी को इतना बढ़िया तरीके से चलाया इस समय भी। अब रही रेस्टलेसनेस की बात, देखिए रशिया क्या है, डिफेंस एक्सपर्ट्स और मिलिट्री के हमारे एक्सपर्ट्स की नजर से रशिया है बहुत बड़ी मिलिट्री माइट, लेकिन एक इकोनॉमिस्ट की नजर से देखिए तो रशिया क्या है, रशिया बहुत बड़ा गैस का भंडार है, रशिया बहुत बड़ा ऑयल का भंडार है। और अब एक दूसरी थ्योरी MBA के स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाएगी, जो आपने रेस्टलेसनेस की बात की। आज तक था कि सैंक्शन लगा दो, तो जिस कंट्री के अगेंस्ट सैंक्शन लगाओगे वो कंट्री सफर करेगी। जी नहीं, रशिया यूक्रेन वॉर में एक नया पाठ पढ़ाया है कि सैंक्शन लगाने वाले कई बार उससे कहीं ज्यादा सफर करना शुरू कर देते हैं। और वही आपकी रेस्टलेसनेस वाली बात का जवाब दे रहा है। आज जर्मनी और यूके आज रिसेशन फेस कर रहे हैं। अमेरिका को समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से अपनी इन्फ्लेशन को काबू करे, बार बार इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई है। तो जो ये चलन डॉलर वर्सेस रूबल, आकाश साहब, डॉलर वर्सेस रूबल, क्योंकि ये कहा हो रहा था कि क्यों नहीं एक पैरेलल करेंसी क्यों नहीं आ सकती, तो क्या ये एक सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, कोशिश की गई और ये कोशिश इसी चीज का परिणाम थी, इसी चीज के कारण हुई, क्योंकि गैस की अपनी पावर थी कि हम तो ठीक है रूबल यूज करेंगे, गैस की अपनी पावर थी, उसको यूज किया गया।
बट मैं नहीं समझता कि अभी उसको जो है रिप्लेस कर पाएगी ये करेंसी। बट ओवरऑल रशिया की इकोनॉमिक माइट भी, खासकर जो गैस और जो है एनर्जी वाली जो माइट है, क्रूड ऑयल वाली माइट है, वो दुनिया के सामने आ गई है। पाइपलाइन बिछा रखी थी जर्मनी जैसे कंट्री, जब समझ नहीं आ रहा करें तो क्या करें। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल इकोनॉमी का 10 सेकंड और लूंगा, एक नया पार्ट जो है पढ़ने को मिल रहा है कि क्योंकि अब आपस में कंट्रीज कनेक्ट हो गई हैं, कोई भी बड़ी वॉर होगी तो पूरी दुनिया इंपैक्ट होगी। अपने देश में बैठ के अगर कोई कुछ नहीं सोच रहा है कि हम मजा लेते रहेंगे तो ऐसा नहीं होगा। यानी ग्लोबल इकोनॉमी का एक नया चैप्टर शुरू हुआ, हर कोई अफेक्टेड होगा। 10-10 सेकंड में कमरागा साहब और एसके सिंह साहब आपका भी एक कमेंट चाहूंगी। कमरागा साहब आपसे शुरुआत करती हूं कि ग्लोबल इकोनॉमी का तो आकाश साहब कह रहे एक नया चैप्टर शुरू हुआ, वर्ल्ड इकोनॉमी का एक न्यू चैप्टर शुरू होगा क्या? देखिए, सभी इकोनॉमीज, खासतौर से डेवलपिंग नेशन की तो इकोनॉमी पे बहुत वर्ल्ड पावर मुझे बोलना चाहिए था, आई एम सॉरी, वर्ल्ड पावर का क्या एक नया चैप्टर शुरू होगा? हाँ, ये तो है कि ये तय बात है कि अब मल्टीपोलर वर्ल्ड बन चुका है और इंडिया उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे देश इंडिया की तरफ देख रहे हैं और तकरीबन यही नहीं बल्कि 15% इकोनॉमिक ग्रोथ और 10% इकोनॉमिक ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ को देखा जा रहा है कि वो भारत की वजह से वहां पे हो सकती है। हिंदुस्तान अकेला मुल्क है जिसका 6 to 7% इकोनॉमिक ग्रोथ लगातार चल रहा है। तो इस तरह से भारत की तरफ सभी की नजर है और भारत एक वो भारत की तरफ सभी की नजर है। एसके सिंह सर, ग्लोबल एशिया की बात करते हैं लेकिन यहाँ पर भी भारत की तरफ सबकी नजर। लास्ट कमेंट सर। हाँ, बिल्कुल सही करिए, ये भारत की तरफ सबकी नजर है और एक पैरेलल इकोनॉमी जैसे कि आकाश जी ने भी समझाया, वो चीज अब स्टार्ट होगी और हो भी रही है, चल भी रही है। अगर आप देखें चाइना रशिया के बीच में, रशिया भारत के बीच में और भी देशों के बीच में ये सब पैरेलल शुरू हो गई है और आने वाले समय में और इसका जो है प्रभाव और ज्यादा रहेगा और डॉलर की इकोनॉमी जो है वो उसके ट्रेड जो है उसका वो और कम होगा, प्रभाव रहेगा। लेकिन इस प्रभाव में भारत का प्रभाव और ज्यादा बढ़ेगा। G20 की होस्टिंग होने वाली है, कितना बड़ा इंपैक्ट इस बार भारत दुनिया पर डालेगा और क्या बड़ा संदेश देगा, नजर बनी रहेगी। फिलहाल थैंक यू सो मच जेंटलमैन, आप सभी ने हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा लिया और अपनी अपनी राय हमारे बीच रखी। तो रूस यूक्रेन युद्ध को 365 दिन हो चुके हैं। 365 दिनों में बहुत कुछ बदल गया, बहुत कुछ बदलने वाला है, लेकिन क्या कुछ खास रहा? आइए जरा वॉर जोन में आपको जल्दी से लेकर चलते हैं। वॉर जोन क्या कह रहा है इस पूरे युद्ध में? देखिए, अगर खास तौर से देखें तो 18% यूक्रेन के क्षेत्र पर अभी तक रूस का कब्जा है। पहले ज्यादा था लेकिन अभी की बात करें तो 18% ऑफ हिस्सा जो है यूक्रेन का वो रूस के हिस्से में है। 2 लाख रूसी सैनिक भी मारे गए हैं, बलिदान हुए हैं। यूक्रेन के 1 लाख सैनिक अब तक कहा जा रहा है मारे गए हैं, हालांकि ये संख्या ज्यादा है। ये तो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है जो इंटरनेशनल मीडिया है, खासतौर से जो यूरोपियन मीडिया है। 30,000 से ज्यादा यूक्रेनी नागरिकों की मौत हो चुकी है अब तक की जो स्थिति बनी हुई है। खासतौर से अगर आप याद कीजिए कि कुछ ऐसे शहर थे जो पूरी तरह से तबाह हो गए। 1.4 करोड़ लोगों को यूक्रेन से विस्थापित होना पड़ा है, शरण लेकर रखी उन्होंने। जो आसपास के खासतौर से पोलैंड पे शरणार्थी संकट ज्यादा बड़ा है क्योंकि यूक्रेन की सीमा से लगा हुआ हिस्सा है। यूक्रेन को $25 अरब की अमेरिकी मदद की घोषणा अभी जो बाइडेन गए थे उन्होंने कह दी है कि और ज्यादा अमेरिकी डॉलर दी जाएगी, यानी क्योंकि उनको हथियारों का एक बड़ा बाजार यूक्रेन में नजर आता है। यूक्रेन को 8 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान भी हुआ है और इसीलिए यूक्रेन की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो चुकी है। पूरी दुनिया की अगर बात की जाए तो 32 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है और इसका असर हमने देखा भी कि दुनिया की वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ा भी। 20 करोड़ लोग युद्ध के से प्रभावित हुए हैं। रूस को $9 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है, यानी नुकसान केवल आर्थिक स्थिति पर यूक्रेन को नहीं बल्कि रूस को भी हुआ है और इसका इंपैक्ट रूस को भी झेलना पड़ रहा है। अब तक अगर बात करें जो आर्म्स एंड एम्यूनिशंस है तो रूस को नुकसान हुआ है, साथ में 300 फाइटर जेट्स उसके भी तबाह हुए हैं। यूक्रेन लगातार ऑफेंसिव मोड में आ रहा है, हमले कर रहा है। पश्चिमी देशों के द्वारा दिए गए हथियारों के माध्यम से रूस हर दिन $90 करोड़ जंग में खर्च कर रहा है। तो ये कुछ खास महत्वपूर्ण बातें हैं जो इन 365 दिनों में देखने को मिली है और अब जिस बात का इंतजार हो रहा है वो ये है कि ये युद्ध रुक जाए। बट रुकने की दिशा में जो पहल होनी चाहिए वो पहल करेगा कौन? पश्चिमी देश यूक्रेन के माध्यम से अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। रशिया कह रहा है वो अपने राष्ट्रवाद के लिए लड़ रहा है, लेकिन विश्व की इस
परिस्थिति को रोकने के लिए भारत क्या सोचता है? नजर अब सबकी भारत पर है। क्या रहेगा भारत के का पूरा जो प्रकरण चल रहा है उसमें भारत की हिस्सेदारी, भारत की भागीदारी और भारत का रुख क्या रहेगा, इस पर हमारी नजर भी बनी रहेगी। फिलहाल अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।